फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन रिच कंपाउंड उसको लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम लोग कार्बन के बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्बन रिच कंपाउंड, चूँकि चैप्टर के नाम से ही पता है कि हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद उसके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, उसके जो कंपाउंड्स फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का पूरा फुल इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा बेसिक से लेके ऊपर तक लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कार्बन क्या है। तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। उसके बाद द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, यानी कि कार्बन का जो सिंबल है, कार्बन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह लेटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? सी से। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। किस आधार पे? तो प्रॉपर्टी के आधार पे कार्बन एक नॉन मेटल है। उसके बाद आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट कहता है द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कार्बो, यानी कि कार्बन का जो नाम है वह कहाँ से डिराइव हुआ है, किस वर्ड से डिराइव हुआ है? तो वो वर्ड है कार्बो। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल होता है। यानी कि कार्बन जो वर्ड है, कार्बन जो नेम है वह डिराइव्ड हुआ कार्बो वर्ड से, और जिसका मतलब कि होता है कोल। तो इसीलिए कार्बन जो है कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, यानी कि कार्बन जो है कोल का एक मेन पार्ट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल किससे मेड हुए हैं? कार्बन से मेड हुए हैं, उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। इसीलिए इसको हम लोग, जितने भी ये लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो भी कार्बन से बने हुए हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कार्बन से जो भी चीज बने हुए होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कार्बन और ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसके बारे में पूरी चर्चा मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में की थी। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाके वो देख ले। ऐसे मैं आपको इसमें ब्रीफ बताता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होके उसमें शेयर होता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वह क्या होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, यानी कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यह होता है 2,4। तो अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि कार्बन जो है यह शेयर क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स का? कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर क्यों करता है? ये ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता है? यानी किसी एलिमेंट को दे क्यों नहीं सकता है अपना पूरा चारों का 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी से 4 ले क्यों नहीं सकता है? तो अभी तो ये आपको यानी कि स्टेबल हो जाएगा। या तो 4 ले तो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको 10 चाहिए स्टेबल होने के लिए, नहीं तो 2 चाहिए। तो 4 ले लेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, और 4 दे देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों करता है?
तो देखिए दोस्तों, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके लिए करता है क्योंकि कार्बन ना तो ले सकता है किसी से और ना ही किसी को दे सकता है। कार्बन ना ही किसी से ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही किसी को दे सकता है। अब ले क्यों नहीं सकता और दे क्यों नहीं सकता? तो ले इसके लिए नहीं सकता है क्योंकि कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन आपको 6 है तो प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। तो 6 प्रोटॉन जब 4 किसी से ले लेगा, यानी कि जब 4 किसी से ले लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन के पास, 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने का पावर नहीं है। 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने का पावर नहीं होता है। इसके कारण ये 4 किसी से ले नहीं सकता है। यानी कि कार्बन कैन नॉट, क्या होगा, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स because 6 protons cannot handle 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए, दूसरा मैंने बोला था कि कार्बन दे क्यों नहीं सकता है। दे भी तो सकता था, देता इसके लिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में एक एनर्जी लगता है, एनर्जी का यूज होता है और कार्बन के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होता है कि वह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, तो कार्बन कैन नॉट lose 4 electrons, carbon cannot lose 4 electrons because it requires more energy, but carbon has not such a specific amount of energy। कहने का ये मतलब हुआ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी को, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत हो पाएगा, लेकिन कार्बन जो है इसके पास उतना एनर्जी नहीं है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, इसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज, ठीक है दोस्तों, तो ये लूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास उतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब ये लूज नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है, तो ये शेयरिंग कर सकता है और शेयरिंग करने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नाम है कैटेनेशन। कैटिनेशन ये एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कार्बन जो है एक दूसरे से मिलके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, यानी कि the self linking property through which carbon can make a long chain of कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। यानी कि ये एक ऐसा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कार्बन जो है एक लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और एक और प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, कार्बन इज टेट्राहेड्रल, कार्बन इज
टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या हुआ? तो वैसे एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है, वैसे एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है, तो उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि कार्बन जो है तो इसको चाहिए कितना। यदि कार्बन न शेयरिंग कर न लूज कर सकता है, न गेन कर सकता है, तो ये शेयर करेगा। तो शेयर जब करेगा तो इसको अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये जब शेयर करेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कार्बन का जो सिंबल दिखाया जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। तो हम लोग कार्बन को इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आ जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा। एलिमेंट भी हो सकता है वो, और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट ही हो। तो इस तरह से ये आपको कार्बन का जो है सिंबल है कि आप किस तरह से कार्बन को ऐड करते हैं चेन में। जब चेन सिस्टम में ऐड करेंगे तो C लिख दिए, जैसे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना है तो C लिख दिए, और यहाँ पे 4 अब इसको चाहिए तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन के साथ ये चारों शेयर कर लेगा, और शेयर करके आपको क्या बन जाएगा? ये CH बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, जो कि एक मीथेन है, जो कि मीथेन है। तो ये मीथेन और इथेन के बारे में, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो ये उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना आपको आगे बताऊंगा। तो इससे पहले और एक चीज आता है कि कार्बन जो है नेचर में किस स्टेट में पाया जाता है। तो कार्बन जो है नेचर में दोनों स्टेट में पाया जाता है। दोनों स्टेट कहने का मतलब है मेरा कि फ्री स्टेट में भी, और क्या, कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में ही पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में जो कार्बन पाया जाता है तो उसमें उसके 2 एलोट्रोप्स आ जाते हैं, जो कि जिसका नाम है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। और अभी एक नया एलोट्रोप आ गया है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये एक नया एलोट्रोप अभी आया है कार्बन का, जो कि अभी कुछ दिनों यानी कि रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है। और जब कार्बन कंबाइंड स्टेट में होगा, तब किस फॉर्म में होगा? तो कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, और भी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल्स etc। यानी कि ये अलग अलग फॉर्म में कार्बन को पाया जा सकता है। तो ये क्या है? कार्बन का फ्री स्टेट है, ये फ्री स्टेट है। और ये आपको ये जो है ये इतना, ये आपको क्या है? कंबाइंड स्टेट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को जो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में जानना होता है। तो अब हम लोग वही जानेंगे कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स को, और उसी को हम लोग अब जानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। यानी कि बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स जिसमें कि कोई एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स जिसमें कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो जैसे ही कार्बन को ही आप देख लीजिए, तो ये डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, कोल में भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेफाइट में भी, बकमिंस्टर फ्लोरेंस में भी। तो ये इसके एलोट्रॉप्स हो गए। ठीक है दोस्तों, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अभी बेसिकली हमको 3 जानना है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस।
तो सबसे पहले डायमंड को जान लेते हैं कि डायमंड क्या होता है। तो डायमंड का पहला पॉइंट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ हाई ब्रिलियंस, विथ हाई यानी कि डायमंड क्या है, एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि डायमंड एक चमकता हुआ सब्सटेंस है और ये ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और इसका चमक बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज क्वाइट हेवी, यानी कि ये थोड़ा भारी भी होता है। तीसरा पॉइंट इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, यानी कि डायमंड जो है एक हार्ड सब्सटेंस है और इसीलिए इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर का भी दर्जा दिया जाता है, यानी कि ये नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। उसके बाद पांचवा पॉइंट इट डजंट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, कंटेन नहीं, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें नहीं करता है। तो ये बात हम लोग जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करता है आगे, जब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं उसके बाद। तो देखिए इन दिस इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखने में थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अजीब लगता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। क्यों होता है सो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन दिस ईच एटम ऑफ डायमंड इज कनेक्टेड विथ 4 अदर, यानी कि सॉरी यहाँ डायमंड नहीं, यहाँ पे कार्बन होगा। ईच एटम ऑफ कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर, यानी कि इसमें कार्बन का जो प्रत्येक एटम होता है वह 4 अदर एटम से कनेक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक कार्बन का एटम है, ये 1 2 3 और ये 4 अदर से कनेक्ट है। फिर ये जो है तो ये आपको 4 अदर से कनेक्ट हो जाएगा, तो एक इधर कनेक्ट था, 3 अलग से हो गया कनेक्ट। फिर इसी तरह ये जो है ये इसका भी 3, फिर इसका भी, ऐसे करके सब मतलब कि देखिए 3 इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 और ये चौथा तो इधर पहले से ही कनेक्ट है, इसके लिए 3 और कनेक्ट होगा। तो इसीलिए सभी जो एटम होते हैं वह 4 अलग अलग एटम से कनेक्ट रहते हैं। तो इसी के कारण इसका जो फिगर है वो इस टाइप का आ जाता है, अलग अलग से कनेक्ट रहने के कारण। और अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के बाद जाने कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है। तो इसमें जो होता है कोई भी फ्री एटम नहीं रहता है, फ्री एटम नहीं होने के कारण इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहना चाहिए। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहता है, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करने के कारण। उसके बाद ये हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है नेचर का, तो हार्डेस्ट इसके लिए है क्योंकि इसमें एक से जो दूसरे का बाउंडिंग होता है वह बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि इसको इजीली ब्रोक नहीं किया जा सकता है, इजीली इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि दे आर पावरफुल्ली बाउंडेड बाय ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा पावरफुल्ली बाउंड रहते हैं कि इजीली इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इट लुक्स लाइक अ रेगुलर टेट्राहेड्रल फिगर, यानी कि ये जो है एक रेगुलर टेट्राहेड्रल फिगर के तरह दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको डायमंड का स्ट्रक्चर। अब डायमंड का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पहला यूज एज ए ग्लास कटर, यानी कि शीशा को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शीशा को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, यानी कि आभूषणों को बनाने के लिए भी, ज्वेलरी को बनाने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन टू रिमूव कैटरेक्ट, यानी कि किसी को यदि कैटरेक्ट हो जाता है तो उसको हटाने के लिए आई सर्जन जो है इसकी के तरह एक नाइफ बना हुआ होता है जिसमें आगे से डायमंड लगा हुआ होता है, तो उसका यूज करते हैं कैटरेक्ट को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये आप लोगों ने जाना। अब बच गया आपको ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।